students, welcome all of you to my channel MEIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you potential difference. उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और भंजक को कहते हैं ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस, भंजक विभवांतर। ठीक है, तो ये आपका कैपेसिटर से रिलेटेड है और कैपेसिटर में जो आप पढ़ के आए हैं परावैद्युत पदार्थ मेनली उसी से रिलेटेड है। कल हमने बताया था परावैद्युत पदार्थ की सामर्थ्य, तो सामर्थ्य किस पर डिपेंड करती थी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, कि अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक हुई तो क्या होगा, उसकी जो है सामर्थ्य जो होती है वो समाप्त हो जाएगी और वो क्या होता है, जो परावैद्युत पदार्थ होता है उसका आयनन शुरू हो जाता है। इतना बताया था ना। तो आयनन का मतलब हुआ जैसे ये एल्युमिनियम हो तो एल्युमिनियम में 3++ ये आयन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में होते हैं, इनका बाहर निकल जाना। ठीक है, और इसमें जब नाभिक अलग हो जाए, सभी इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएं, ठीक, तो इसको हम कहेंगे कि परमाणु क्या हो गया है, भंजित हो गया, या हम कहें कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रह गए हैं जिनसे कि विद्युत का चालन होता है। तो यहाँ पर जो आपका वैद्युत भंजन है ये विभव से रिलेटेड है कि यदि इसके बीच हम विभवांतर बढ़ाते जाएंगे, डेल्टा V का मान बढ़ाते जाएंगे, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये जो इसमें आपने भरा था परावैद्युत पदार्थ, इसका भंजन हो जाएगा, अर्थात ऋणावेश अलग और धनावेश अलग हो जाएगा। तो इस अधिकतम विभवांतर को ही हम कहेंगे भंजक विभवांतर। वहां पर सामर्थ्य में हमने किसको लिया था? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। हमने कहा था अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ पर हम क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे? अधिकतम विभवांतर। संधारित्र के प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर कि परावैद्युत पदार्थ भंजित हो जाता है या अपने घटकों में टूट जाता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। समझ में आया? और ये रियल प्रोसेस होती है। अगर चार्जर जो है वो जो बाह्य स्रोत है अगर हाई वोल्टेज इसको अप्लाई कर देगा तो ये जो परावैद्युत पदार्थ है ये ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। उसके बाद फिर इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी बहुत या घट जाएगी। ठीक, तो डेफिनेशन क्या होनी चाहिए कि संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर कि परावैद्युत पदार्थ भंजित हो जाता है या उसका भंजन होना प्रारंभ हो जाता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। ठीक है, लिखिए संधारित्र की प्लेटों के बीच। नेक्स्ट हेडलाइन है आपकी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इस समांतर प्लेट जो अभी तक हम बताते चले आए हैं, ये प्लेट्स जो है, ये एक प्लेट हो गई, ये दूसरी प्लेट हो गई, ये दोनों क्या है? परस्पर पैरेलल है। पैरेलल में इनके बीच की दूरी सदा क्या है? कांस्टेंट है। तो हम इनके बीच की दूरी मान लेते हैं d है, स्मॉल d। ये समांतर प्लेट संधारित्र प्रत्येक का क्षेत्रफल बराबर है। जैसे कि ये बैटरी बनी होती है तो इसमें दो इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए एक प्लेट ये होगी, एक ये होगी, ये ऐसे रखे होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होती है और इनके बीच में एक जो है परावैद्युत वो एक पट्टी होती है जो कि विद्युत की कुचालक होती है, ठीक, जो कि दोनों को टच नहीं होने देती है। तो ये प्लेटें ऐसे ही हैं, उसमें नहीं बनाई जा सकती। ये प्लेट इस प्रकार से आमने सामने रखी हुई है, प्लेट कहिए या इनको समतल चादर भी आप कह सकते हैं। ये समतल चादर की तरह है कि नहीं है? हम यहाँ समतल चादर वाला ही फार्मूला यूज करने जा रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं समतल चादर भी है और ये प्लेट भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों प्लेट हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पर सामने नेगेटिव चार्ज होता है। इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया। इनके बीच की दूरी d है। इनको मान लीजिए q आवेश देने पर इसके बीच विभव में वृद्धि हो जाती है v। जब हम इसको चार्ज करते हैं, इसको आवेश देते हैं, कैपेसिटर है, इसकी कुछ कैपेसिटी होगी, मान लीजिए c है, इसकी धारिता C है। तो इसको जब हम चार्ज देते हैं, आवेशित करते हैं, तो इसका विभव बढ़ करके कितना हो जाता है? V हो जाता है। जिस समय ये पूर्ण चार्ज हो गया है तो फिर इसकी धारिता का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। इस समय इसके अंदर एयर भरी हुई, कोई परावैद्युत पदार्थ इस समय नहीं है। ठीक है, चाहे कहें निर्वात है, चाहे कहें वायु भरी हुई है, ठीक, कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा गया है। तो इसकी जब आप धारिता निकालेंगे तो सबसे पहले आपको धारिता के लिए आप उल्टे प्रोसेस समझा करें कि हमको चाहिए C=Q/V। Q तो बता दिया इसमें है, V अब इसके अंदर विभव कितना होगा, हमको विभव निकालना है। ठीक है, तो V बराबर हम लगाएंगे फार्मूला ED। ठीक है, अब हमको E ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो वैद्युत क्षेत्र प्लेटों के बीच में हम वैद्युत क्षेत्र का डेरिवेशन गॉस थ्योरम वाले लेसन में करा चुके हैं कि अगर ऐसी दो प्लेटें होती हैं तो उनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र होता है, जो E होता है, वो होता है सिग्मा/2
एप्सिलॉन नॉट। ये हम वहां पर गॉस थ्योरम वाले लेसन में बता चुके हैं। तो यहीं से उल्टा शुरू करेंगे, हमको निकालना है सी, तो पहले वी चाहिए, वी निकालना है तो ई चाहिए, ई कहां से निकलेगा, ऐसे निकलेगा। तो हम यहाँ पर देखो शुरू करेंगे कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ भरा होता तो यहाँ पर हम K लेते, ठीक है। अगर परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा हुआ है तो हम K नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम अगर कहें परावैद्युत पदार्थ K भरा हुआ है तो यहाँ पर K ले लीजिए, तो दो डेरिवेशन एक ही में हो जाएंगे। एक डेरिवेशन अभी आगे और है कि परावैद्युत का प्रभाव, अगर परावैद्युत नहीं भरा है तो क्या होगा, अगर हम कोई परावैद्युत प्रभाव इसमें पदार्थ भर दें तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो डेरिवेशन इसी में हो जाएगा, सेम बिल्कुल हो जाएगा अगर हम परावैद्युत पदार्थ लेकर के चले। तो हम मान रहे हैं इसके अंदर कोई परावैद्युत पदार्थ है, या ये पूरा कैपेसिटर जो किसी परावैद्युत पदार्थ में रखा हुआ है। ये सारी प्लेट्स है ना, तो प्लेट्स ही तो रखी हुई है किसी न किसी परावैद्युत पदार्थ में। तो हम लिखवाएंगे क्या कि दोनों प्लेट्स किसी परावैद्युत पदार्थ में रखी हुई है जिसका परावैद्युतांक K है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन के साथ सदैव K जुड़ता है, कोई भी फार्मूला आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन, उसी के बाद K, ठीक है। तो यहाँ पर K हो गया। अब आप ये जानते हैं सिग्मा बराबर, सिग्मा को कहते हैं यहाँ पर क्या है, पता है किसी को, गॉस की थ्योरम में पढ़ा था, आवेश का पृष्ठ घनत्व, और ये आवेश का पृष्ठ घनत्व होता था Q/A, ठीक है। यहाँ की जगह चूंकि सिग्मा बराबर Q/A होता है तो यहाँ से E बराबर सिग्मा की जगह लिख देंगे Q/A, हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A। ये समझ में, Q इसको दिया गया आवेश और A है इन प्लेटों का क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहाँ पे जानते हैं चूंकि विभव V बराबर होता है E इंटू D, ये संधारित्र के लिए केवल फार्मूला यहाँ पर है कि V संधारित्र के बीच जो विभव होता है, प्लेटों के बीच जो विभव होता है वो उसके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इनके बीच की जो दूरी होती है उसके गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर कह सकते हैं संधारित्र या प्लेटों के बीच विभव, ये प्लेटों के बीच का विभव हो गया। तो हम क्या करेंगे, E का मान यहाँ पर रख देंगे, तो आ जाएगा Q स्मॉल d अपान K एप्सिलॉन नॉट A, ये आ गया। अब धारिता का हम फार्मूला जानते हैं, संधारित्र की धारिता, मेन फार्मूला, संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। ये V का मान हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। देखो आपको बुक्स में वो लाइन लिखी होती है, E का मान यहाँ रखने पर, V का मान यहाँ रखने पर, ये मैं बता रहा हूँ ना, तुम लिख लो उसी के सामने। अगर लिखना है कि यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे E का मान रखने पर और यहाँ पर लिख दोगे V का मान रखने पर। तो ये V का मान हम यहाँ अगर रख दें तो Q/V का मान अपान में रखना है क्या, Q स्मॉल d, और ये सब जो नीचे ये ऊपर यहाँ गुणा करना पड़ेगा ना, समझ पाए ना। जब ऐसे लिखा होता है 1 के नीचे 1/2 तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई होता है, तो ये मल्टीप्लाई Q से Q कट जाएगा। C इक्वल टू आ गया K एप्सिलॉन नॉट A/D। ये है किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। किस पर डिपेंड करती है, K तो परावैद्युत पदार्थ है, कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, A प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल है, वो घटा बढ़ा सकते हो लेकिन किसी एक कैपेसिटर में क्या होगा, फिक्स होगा। और प्लेटों के बीच की दूरी D जो है ये भी आप घटा बढ़ा सकते हो लेकिन किसी एक संधारित्र के लिए क्या होगा, फिक्स होगा। तो किसी एक संधारित्र की बात करें जिसमें कोई आकार में परिवर्तन न करे तो ये सब क्या होगा, चेंज नहीं होगा ना, ये कुछ चेंज नहीं होगा, तो C क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अर्थात किसी भी संधारित्र की धारिता सदा फिक्स रहती है, वो घटती बढ़ती नहीं है, वो तभी घटे बढ़ेगी जब उसके आकार में परिवर्तन करोगे, चाहे प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाओ और चाहे उनके बीच की दूरी को बढ़ाओ, ठीक है। दूरी को यहाँ से घटाओगे, दूरी को घटाओगे तब कैपेसिटी बढ़ेगी, अपान में है ना। अगर कैपेसिटी बढ़ाना है तो क्या क्या करोगे, दूरी को घटाओगे और क्षेत्रफल को बढ़ाओगे। और यही वहां भी बता के आए हैं कि धारिता को प्रभावित करने वाले कारक में कहा था क्षेत्रफल बढ़ाओगे, कौन सा क्षेत्रफल, डूबा हुआ क्षेत्रफल, ठीक। तो धारिता बढ़ेगी और दूरी को घटाओगे तो उसकी धारिता बढ़ेगी, ठीक है। तो वही यहाँ पर ये फार्मूला निकल के आया, यही हो गया संधारित्र की धारिता, ठीक है, नोट कर ले।
अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि यदि हम ये जो परावैद्युत माध्यम था के, ये प्लेट रखी थी परावैद्युतांक के अंदर, अगर हम इसको निर्वात अथवा वायु में रखने तो क्या होगा? यदि संधारित्र वायु में स्थित हो या निर्वात में स्थित हो, अगर वायु में स्थित हो तो क्या होगा? के का मान 1 होगा ना, शुरू से पढ़ते आए निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान 1 होता है। तो धारिता जब वायु या निर्वात में रख रहे हो तो हम धारिता को C0 से लिख रहे हैं। ये धारिता तब है, C तब है जब परावैद्युत पदार्थ में रखे थे, और C0 हम तब ले रहे हैं जब वायु में रख रहे हैं। तो होगा क्या? के का मान 1 रख दोगे तो आपका सूत्र हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/D। यदि आपको रखना पड़ रहा है निर्वात में वायु में तो के का मान 1 रख दीजिए। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इसको 2 मान लें। अगर आपका ये डेरिवेशन आता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तो आप यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। और यदि आता है परावैद्युत का प्रभाव क्या पड़ता है, तो 2 लाइन केवल आगे देखो हम बढ़ा रहे हैं। एक डेरिवेशन आता है कि परावैद्युत का प्रभाव क्या पड़ता है धारिता पर, तो आपका यही सेम डेरिवेशन होगा। आप यहाँ तक आने के बाद केवल ये 2 लाइनें बढ़ा देंगे, ये लिख देंगे यदि संधारित्र वायु में स्थित हो तो धारिता कितनी होगी, ये हो जाएगी। अब दोनों में अनुपात निकाल लीजिए, देखिए क्या आ रहा है। हम जो है इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड किए दे रहे हैं। C/C0 कर रहे हैं 1/2। तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे ऊपर क्या लिखेंगे? C का मान K एप्सिलॉन नॉट A/D, और नीचे लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A/D। सब कुछ कट जाएगा, बचेगा क्या? केवल K बचेगा। तो C इक्वल टू आ जाएगा K एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन कहाँ? C0। ये सूत्र बताता है कि जब परावैद्युत माध्यम नहीं रखा था, ये धारिता कब की है? जब परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा था। तो जो धारिता होती है वो वायु में धारिता की के गुनी होती है। ये सूत्र बता रहा है कि यदि संधारित्र को परावैद्युत माध्यम में हम रखे हैं तो वो धारिता होती है वायु में धारिता की के गुनी। अर्थात जब परावैद्युत पदार्थ रखे हैं तो धारिता ज्यादा थी। ये परावैद्युत पदार्थ रखा था जब, तब थी धारिता ना, तो ये ज्यादा थी, ये के गुनी थी किसकी? जब संधारित्र को आपने कहा रखा है वायु में, वायु की धारिता की के गुनी थी। तो आप यहाँ पर कह देंगे अर्थात परावैद्युत पदार्थ भरने से धारिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और यही पीछे भी पढ़ के आए हो, जब हमने वो पढ़ाया था ध्रुवण वगैरह पढ़ाया था कि ध्रुवित हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र घट जाता है, विभव में घट जाता है और अधिक आवेश स्टोर किया जा सकता है। कल थ्योरी समझाए थे। तो 2 लाइनें तीनों से आगे बढ़ा लीजिए। ये क्वेश्चन रखी थी, आप कहेंगे यदि संधारित्र वायु में स्थित हो तो धारिता यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप नोट कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 3 का देखिए, आपका जो नेक्स्ट हेडलाइन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। अभी जो डेरिवेशन ये आप पढ़ के आए हैं, ये डेरिवेशन तब के लिए है जब ये प्लेट्स हैं और इन प्लेटों के बीच जितना विभाग है पूरे स्पेस में क्या रखा है? परावैद्युत पदार्थ ये रखा हुआ है। ठीक है, अब आप पढ़ने जा रहे हैं अगर आंशिक रूप से इसके बीच परावैद्युत पदार्थ रखा हो, मतलब कुछ भाग में परावैद्युत पदार्थ रखा हो और कुछ भाग में वायु भरी हो या निर्वात हो। समझ रहे हैं? तो दोनों डेफिनेशन में केवल इतना अंतर है, पहली वाली जो थी उसमें यदि परावैद्युत पदार्थ था तो पूरे में था, नहीं था तो बिल्कुल नहीं था, वायु भरी हुई थी। लेकिन अब जो डेरिवेशन है उसमें है आंशिक रूप से, थोड़े से भाग में परावैद्युत पदार्थ है, थोड़े से भाग में वायु भरी हुई है। ये डेरिवेशन है आपका। तो देखिए, आपका जो संधारित्र है इसमें बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरेंगे। इनके प्लेटों के बीच की दूरी d है पहले की तरह, प्लेटों का क्षेत्रफल a है, और इसको जब हम q आवेश देते हैं तो क्या होता है? q आवेश देने पर आगे क्या बोलेंगे? विभव में वृद्धि होती है। ठीक है, लेकिन हमें करना क्या है? यहाँ पर बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भर देना है। ये एक बीच में मैंने पट्टिका रख दी है और ये पट्टी जो है आपकी के परावैद्युतांक वाली है आंशिक रूप से, और इसकी चौड़ाई जो है वो t है।
ये समय नहीं है, चौड़ाई को टी से माना है आपके बुक्स में, तो हम भी टी से मान रहे हैं। एक टी चौड़ाई की, पूरी चौड़ाई कितनी थी प्लेटों के बीच की, डी, उसमें का थोड़ा सा भाग ले लिया है टी, उस पे क्या रख दिया, एक परावैद्युत पट्टिका रख दी जिसका परावैद्युतांक के है, और ये जो खाली स्पेस है इसमें क्या है, वायु भरी हुई है। तो यहाँ पर होगा क्या, वैद्युत क्षेत्र जो होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। एक तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर होगा, परावैद्युत पदार्थ जहां पर भरा हुआ है, और एक वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर हो जाएगा जहां पर वायु भरी हुई है दोनों तरफ। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला आप जानते हैं, ये वाला E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, जानते हैं ना, और सिग्मा की वैल्यू हम आप डायरेक्ट यहाँ रख दें Q अपान A। तो आपका वैद्युत क्षेत्र का मेन फार्मूला ये हो जाता है, समझ रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र का मेन फार्मूला आपका ये हो जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र जब हम ज्ञात करेंगे इसके अंदर, परावैद्युत पट्टिका के अंदर, तो यहाँ पर K का मल्टीप्लाई होगा, और जब हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे कहाँ, वायु में, तो यहाँ पर K का मल्टीप्लाई नहीं होगा, केवल इतना अंतर होगा। क्या समझ पाए कि वैद्युत क्षेत्र दो हो जाएंगे इसके बीच, एक हम जब परावैद्युत माध्यम में ज्ञात करेंगे वैद्युत क्षेत्र तो K से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, एक जब एयर में हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ से K का मान 1 हो जाएगा केवल। तो हम कहेंगे परावैद्युत पदार्थ में या पदार्थ के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E इक्वल टू Q अपान K एप्सिलॉन नॉट A। फार्मूला पुराना ही है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का मान Q बटे A मैंने डायरेक्ट रख दिया है, समझ गए। वायु वाले भाग में, यहाँ कहा परावैद्युत पदार्थ के बीच, अब यहाँ कहेंगे वायु वाले भाग में, वायु वाले भाग में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसको हम E नॉट से लिख रहे हैं, जहां जहां वायु के लिए सिंबल हम यूज कर रहे हैं E नॉट हम ले रहे हैं, तो Q अपान केवल K का मान क्या हो जाएगा, 1, ये हो जाएगी। अब यहाँ पर जब हम टोटल विभव निकालेंगे तो विभव हमको दो जगह निकालना पड़ेगा, एक परावैद्युत पदार्थ में और एक वायु में। विभव, प्लेटों के बीच कुल विभव, प्लेटों के बीच कुल विभव V बराबर, देखिए अभी फार्मूला पीछे डेरिवेशन में पढ़ गया है ED, यही पढ़ा है, V बराबर ED। तो जब हम E लेंगे परावैद्युत पदार्थ वाला तो चौड़ाई कौन सी लेंगे, केवल परावैद्युत पदार्थ की चौड़ाई लेंगे, ठीक है। और जब हम E नॉट लेंगे तो हम वायु वाला भाग लेंगे कितना है, तो सबसे पहले अगर हम E ले रहे हैं, E हम किसके लिए ले रहे हैं, परावैद्युत पदार्थ के लिए, तो परावैद्युत पदार्थ कितने चौड़े भाग में भरा हुआ है, D में, तो इसके साथ D की जगह आप क्या लेंगे, T लेंगे। बात समझ पाए, हमको यहाँ पर दूरी चाहिए, चौड़ाई उसकी चाहिए, तो परावैद्युत पदार्थ केवल T भाग में भरा है तो यहाँ पर T हो गया। अब प्लस करेंगे यहाँ पर, जब हम वैद्युत क्षेत्र लेंगे E नॉट वायु वाला, तो वायु कितने भाग में भरी है कैसे निकालोगे, देखो पूरा भाग D था, D में से अगर हम T हटा दें तो वायु वाला भाग बचेगा ना, समझ पा रही है कि वायु वाला भाग क्या होगा, पूरे भाग में से T घटा दो वायु वाला भाग पूरा बच जाएगा, तो यहाँ पर आप लेंगे D माइनस T, समझ पाए। अब आप यहाँ पर E का मान रख देंगे, दोनों जो निकाले ऊपर से, E का मान है ये Q अपान K एप्सिलॉन नॉट A इंटू T प्लस यहाँ पर है Q अपान एप्सिलॉन नॉट A और कुछ नहीं ना, D माइनस T, यहाँ D माइनस T होगा, T माइनस T नहीं करोगे। अब पूरे से कॉमन क्या होगा, देखिए Q कॉमन हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, A कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर आपका बचेगा T अपान K प्लस यहाँ पर बच जाएगा D माइनस T। तो ये आपका विभव निकल आया है, ठीक है। अब धारिता निकालना है C बराबर Q अपान V, बस करने को रह गया है। अतः धारिता C बराबर Q अपान V, इसी के आगे हम करते हैं Q अपान V, V का मान ये पूरा है ना, तो रख दोगे Q अपान एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ पर आ जाएगा T अपान K प्लस D माइनस T
ये हो जाएगा। अब ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा और एप्सिलॉन नॉट A का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट A का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, बाकी ये नीचे बचेगा। तो ये लाइन आप अगले इसमें कर लीजिएगा। चलो यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, C इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन A अपान में क्या बचा हुआ है, T अपान K प्लस D माइनस T। ये आपका फार्मूला हो गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके बीच आंशिक रूप से पट्टिका रखी हो। कैसे याद करोगे कि पहले हमको दो जगह वैद्युत क्षेत्र निकालना है। वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला तो याद ही हो जाए, कौन वाला, गॉस की थ्योरम में जो पढ़ा था, सिग्मा अपान एप्सिलॉन। अगर हम सिग्मा की वैल्यू रखते हैं Q अपान A तो ये वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला बनता है। तो आप इस लेसन के लिए यही याद कर लीजिए कि E इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन A होता है, ठीक है। तो जब परावैद्युत पदार्थ वाला क्षेत्र तो K Y वाला क्षेत्र अगर ले रहे हैं तो यहाँ पर K हटा देंगे, दो वैद्युत क्षेत्र आ गए, दो जगह विभव होगा, दोनों विभव को जोड़ लोगे, दोनों विभव को मैंने जोड़ लिया, विभव V बराबर ED होता है। तो यहाँ के लिए D कौन होगी, T, और Y के लिए D का काम करेगा D माइनस T। विभव निकालने के बाद मेन फार्मूला यूज कर लिया Q अपान C और मान रख दिया। समझ पाए, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। देखिए अपन नेक्स्ट हेडर है संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये दो प्रकार का होता है, जैसे कि आप हाई स्कूल में पढ़े हैं रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी संयोजन, समांतर संयोजन। तो संधारित्र को कैसे श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जोड़ेंगे, जैसे कि ये मान लीजिए यहाँ पर एक बैटरी ली हुई है आपने, प्लस और माइनस। देखिए पूरी फिजिक्स को हम डीसी से ही पढ़ते हैं, एसी से नहीं। एसी एक अलग लेसन है, फिजिक्स के जितने भी प्रैक्टिकल हैं सब डीसी करंट से ही होते हैं, बैटरी का ही यूज होता है। अगर एसी यूज करेंगे तो एसी को पहले कन्वर्ट करेंगे डीसी में, तब यूज करेंगे। तो ये आपकी डीसी बैटरी होगी, इसका वोल्टेज V है। अब इससे हम क्या करेंगे, एक साथ में हम किस प्रकार से कैपेसिटर जोड़ते चले जाएंगे, श्रेणी संयोजन है। संधारित्र और बैटरी के सिंबल में क्या अंतर है बताइए। संधारित्र और बैटरी जो जुड़ी हुई नीचे देखो, इसके सिंबल में क्या अंतर है। इसमें जो है दोनों प्लेट्स बराबर लंबाई की होती है, इसमें पॉजिटिव वाली बड़ी होती है, नेगेटिव वाली छोटी होती है, ठीक है। और इसके बीच डिस्टेंस हम बहुत कम लिए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अधिक डिस्टेंस हम बना रहे हैं। तो ये हमारे तीन संधारित्र हो गए, जैसे आप कह सकते हो ये प्रकार से बैटरी है। हमने कहा समझने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, बट नॉट बैटरी, ये कैपेसिटर अलग है, ठीक। ये यहाँ पर एक संधारित्र की धारिता C1 है, इसकी C2 है, ये C3 है। अर्थात एक अगर 10 कूलम आवेश को स्टोर करेगी, दूसरी 20-25, अलग अलग, सेम नहीं है दोनों। श्रेणी क्रम में होता क्या, अच्छा श्रेणी संयोजन है क्या अगर पूछा जाए तो कहोगे जब एक संधारित्र की प्लस माइनस प्लेट दूसरे की प्लस प्लेट से जुड़ी होती है। देखो ये माइनस प्लेट है इसकी, ये प्लस से जुड़ी है, फिर इसकी माइनस वाली इसके प्लस से जुड़ी है। तो जब एक संधारित्र की माइनस प्लेट अगले वाले के प्लस प्लेट से जुड़ी होती है तो इस प्रकार की जो सीरीज बनती है इसको हम कहते हैं श्रेणी संयोजन, ठीक है। तो तीन संधारित्र हैं जिनकी धारिता C1, C2, C3 है। श्रेणी क्रम में सभी में आवेश बराबर प्रवाहित होता है। मान लीजिए यहाँ पर आवेश Q है तो यहाँ पर भी सब में आवेश क्या होगा, Q। आपने प्रतिरोध में पढ़ा था श्रेणी क्रम में वैद्युत धारा सब में सेम होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम में आवेश सब में बराबर संचित होता है, आवेश सब में बराबर प्रवाहित होता है, लेकिन विभव अलग अलग हो जाता है। यहाँ अगर V1 है, V2 है, V3 है। श्रेणी क्रम में आवेश जो होता है वो समान रहता है, लेकिन विभव जो होता है वो अलग अलग हो जाता है। लेकिन ये जो विभव है, ये विभव जो है V से अधिक नहीं हो सकता, ये होगा V के इक्वल ही। अर्थात जो V बराबर होगा ये होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर बैटरी 12 वोल्ट की है, उससे आपने 4 उपकरण जोड़ा है, कोई ले रहा है 3 वोल्ट, कोई ले रहा है 4 वोल्ट, तो अगला उतना ही वोल्ट लेगा जितना वोल्ट बचेगा। 12 वोल्ट से ज्यादा आप कहीं आगे नहीं सोच सकते हैं कि 12 वोल्ट से ज्यादा भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो बैटरी का कुल वोल्टेज होगा V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। यदि हमने 3 जोड़ा है तो V3, अगर आगे जुड़े होते तो और आगे डॉट डॉट करते ऐसे चले जाते। हम 3 संधारित्र जोड़े हैं। अब माना इनकी तीनों की मिलाकर कुल धारिता हो जाएगी C। जैसे आप क्या करते हैं, बैटरी को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ देते हैं, उसके बाद में सबकी अब बैटरी को कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ोगे। देखो ये आपकी बैटरी है, ये आपकी बैटरी हम 3 बना दे रहे हैं। बैटरी देखे तो हो ऐसी भी होती है जैसे हम बना रहे हैं, प्लस माइनस
इतनी छोटी तो नहीं होती। देखो ये आपका बाह्य स्रोत हुआ, चार्जर जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है, बाह्य स्रोत हुआ। बाह्य स्रोत से ये 2 वायर्स आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव वाला इसमें जोड़ा, इसका जो नेगेटिव है इसको पॉजिटिव में जोड़ दिया, ठीक है, और इसका नेगेटिव वाला इसके पॉजिटिव में, और इसका जो नेगेटिव है इसको इधर ले आए, और ये दोनों वायर हो गए चार्जर को जा रहे हैं। अच्छा, आप कभी गए हैं बैटरी चार्ज करवाने? यस सर। जो लोग गए हैं वो बताएं कैसा कॉम्बिनेशन, ऐसे ही जोड़ते हैं कि कोई दूसरा कॉम्बिनेशन बनाते हैं? ऐसे ही जोड़ते हैं। बीच से एक बैटरी हटा दो तो पूरा सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। एक ये वाली बैटरी हटा ले जाओ और इसको इससे कनेक्ट करना पड़ता है, नहीं कनेक्ट करोगे तो पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ऐसे क्यों जोड़ते हैं? इसलिए क्योंकि सबको आवेश जो होगा वो बराबर बराबर प्राप्त होगा श्रेणी क्रम में, नहीं तो किसी को आवेश प्राप्त होगा, किसी को प्राप्त ही नहीं होगा अगर समांतर क्रम में जोड़ दें। तो जो बैटरी चार्ज करते हैं, राजू के यहाँ जाना, बैठ करके देखना ऐसे जुड़ी है कि अलग अलग जुड़ी हुई है, ठीक है, राजू बैटरी वाले। तो ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इनकी कुल धारिता C है, यही हमको निकालना है कि टोटल धारिता कितनी हो जाएगी। अगर 3 बैटरी एक साथ जोड़ दें तो अब ये कितना आवेश स्टोर करेंगे, कि धारिता कितनी हो जाएगी, जबकि अलग अलग सबकी दी हुई थी। तो कुल धारिता C, एक फार्मूला आप जानते हैं, V बराबर Q/C। ये कहाँ से आया? C = Q/V पढ़ा है ना, तो यहाँ से V आएगा तो C यहाँ पर आ जाएगा, तो V बराबर Q/C। तो इसी फार्मूले का हम यूज करने वाले हैं, क्योंकि V = Q/C। इस V के लिए हो जाएगा कुल प्रवाहित आवेश बटे कुल धारिता। ये टोटल वोल्टेज है ना बैटरी का, तो जब टोटल वोल्टेज ले रहे हैं तो टोटल पूरे सर्किट की जो धारिता होगी वो यूज की जाएगी यहाँ पर, और टोटल जितना आवेश प्रवाहित हो रहा वो यहाँ पर यूज किया जाएगा। ठीक, जब आप V1 निकालेंगे यहाँ का वोल्टेज, तो यहाँ का आवेश और यहाँ की धारिता लेंगे, ठीक है, तो आवेश तो वहां भी Q होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश समय क्या होता है, समान होता है, अपान यहाँ पर हो जाएगा C1। जब इसके लिए लेंगे तो आवेश Q ही रहेगा, धारिता C2, ऐसे ही Q/C3, डॉट डॉट आगे जितने कैपेसिटर जुड़े होंगे सबका ऐसे ही जोड़ते हुए चले जाएंगे। अब Q ऊपर से कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/C = 1/C1, 1/C2, 1/C3 डॉट डॉट। तो आपको अगर कई संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तुल्य धारिता निकालनी हो, तो यहाँ पर उनकी धारिता अलग अलग रखकर इस C का मान आप यहाँ से निकालोगे, ठीक है। तो श्रेणी क्रम के लिए ये फार्मूला आया है, जबकि रेजिस्टेंस में श्रेणी क्रम के लिए क्या आया था, ये याद है? तो उल्टा होता है यहाँ पर, आप उसी को ध्यान में मत रखना कि श्रेणी क्रम में सबको जोड़ देते हैं। रेजिस्टेंस में श्रेणी क्रम में सभी जोड़े जाते हैं, और संधारित्र जब धारिता ज्ञात करते हैं तो श्रेणी क्रम में उनका व्युत्क्रम करके जोड़ा जाता है। समझ पा रहे हैं? इसको हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं किसी भी संयोजन में संधारित्रों की कुल धारिता का व्युत्क्रम उनकी अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। यह है कुल धारिता का व्युत्क्रम, यह है उनकी अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों का योग होता है। ठीक, डेरिवेशन समझ पाए? डेरिवेशन में तो कुछ है नहीं, V = V1 + V2 ये किया, बस V की जगह Q/C रख दिया, बस डेरिवेशन हो गया। अंतर स्पष्ट रखिएगा, श्रेणी क्रम रेजिस्टेंस में कुछ और फार्मूला होता है, यहाँ कुछ और होता है।